स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एसआईआर के पर्सपेक्टिव से है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कैरी आउट किया गया वोटर्स की वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग में, तो उसी ड्राइव के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस हम वो पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि जिन वोटर्स के नेम को एक्सक्लूड किया गया है इलेक्टोरल रोल से, उनके नेम को इंक्लूड करने के रिगार्डिंग में क्या प्रोसेस यहाँ पे एग्जिस्ट है वो करता है। तो स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा है कि अपील का एक प्रोसेस है जो कि एग्जिस्ट किया करता है। वोटर के द्वारा जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करते हुए उनके एक्सक्लूजन को अगर अपील किया जाएगा तो उनके नेम को फाइनल लिस्ट के अंदर इंक्लूड है वो कर लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से है कि जिन पर्सन्स का जो नेम है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो उनका डाउट है उसके पर्सपेक्टिव से इंक्लूड नहीं हुआ तो उनको क्या आने वाले समय के अंदर किसी अदर कंट्री के वहाँ पे सेंड किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्ड किया है कि सिटीजनशिप का जो भी डिसीजन लेना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हाईएस्ट पावर है। उनके पास में जो यहाँ पे पावर है वो यही है कि इलेक्टोरल रोल के अंदर में इंडियन सिटीजन है वो इसका पार्ट है वो होना चाहिए। स्टूडेंट्स इसके पर्सपेक्टिव से उन्होंने कुछ यहाँ पे जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया जो कि इलेक्शन कमीशन को एंटाइटल करता है हमारे जो इंडियन सिटीजन है उनका इलेक्टोरल रोल के अंदर इंक्लूजन की रिगार्डिंग। आर्टिकल 326 है उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया कि आर्टिकल 326 के थ्रू कोई भी इंडियन सिटीजन है उसके इंक्लूजन को राइट टू वोट की रिगार्डिंग में इलेक्टोरल रोल के अंदर इंक्लूड है वो किया जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसको यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि उसके थ्रू भी उनको यहाँ पे एम्पावर करता है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। और 1960 का जो इलेक्टोरल जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के जो रूल्स हैं उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे मेंशन है। अब हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे 326 के बारे में मेंशन है कि कोई भी पर्सन है जो कि इंडिया का सिटीजन है उसको यहाँ पे जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर उसके नेम को इंक्लूड है वो किया जाएगा। तो सिटीजनशिप है जो यहाँ पे एक बेसिक आप देखिए कि प्रोसेस है, आपको सिटीजन होना ही होगा, उसी के बाद में इंडिया का आपको वोटिंग राइट है वो मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि जो राइट टू वोट है वो क्या है। राइट टू वोट क्या यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या आपका यहाँ पे ये स्टेचुटरी राइट है। स्टूडेंट समय समय पे सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स में अपना जो ओपिनियन है उसको चेंज किया है। प्रेजेंट समय के अंदर जो अनूप बरनवाल का जो केस है 2023 मार्च का वो केस है अनूप बरनवाल केस, उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वोट को एज ए स्टेचुटरी राइट के रूप से रिकॉग्नाइज है वो किया है कि राइट टू वोट आपका स्टेचुटरी राइट है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन है 2017 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर में पूछा था कि राइट टू वोट है वो क्या है, और उस समय आप देखिए कि इसका जो स्टेटस है वो डिफरेंट हुआ करता था क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने राजबाला केस के अंदर में इसका अपना जो डिफरेंट ओपिनियन है उसको। सेकंड यहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में मेंशन है। आप देखिए कि सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हाईएस्ट अथॉरिटी है जो डिसीजन यहाँ पे लेगा कि जिन पर्सन्स का सिटीजनशिप है वो नहीं प्रूव हुआ है तो उनको कैसे यहाँ पे इंक्लूड है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जब भी हम सिटीजनशिप के बारे में कुछ आर्टिकल्स को रीड करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो आर्टिकल 5 to 11 है जो कि सिटीजनशिप के बारे में मेंशन है वो किया करते हैं। तो आर्टिकल 11 के बारे में जब आप रीड करोगे तो आप देखिए कि वो पार्लियामेंट के बारे में बताता है कि पार्लियामेंट हमारे यहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी है जिनके द्वारा सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से जो डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे। जब हमारा जो रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था तो उसके अंदर में भी आप देखिए कि पार्लियामेंट के द्वारा ही इस कानून को पास है वो किया गया था, जिसके थ्रू हमारे जो 3 नाइबर कंट्री हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में डेजिग्नेट की गई हैं जिनको कि इंडिया के अंदर सिटीजनशिप दिया जाएगा, कुछ कंडीशंस वहाँ पे बताए गए। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रीड करें तो राइट टू वोट के बारे में ही हम कुछ बेसिक्स हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स हम राइट टू वोट के बारे में तो रीड करते हैं बट वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है वो कब मिला है इंडिया के अंदर में, क्या इनिशियली पार्ट से वुमेन्स को और मेंस को इक्वल वे के अंदर में जो राइट टू वोट है वो यहाँ पे मिला है। तो आप देखिए इंडिपेंडेंस के बाद में तो इक्वली वे के अंदर में हमने
सभी जो इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास, कास्ट, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से वो बिलोंग करता है, उन सभी पर्सन्स को राइट टू वोट है वो मिला है। बट स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी सारे जो ग्लोबल कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग राइट है वो नहीं हुआ करता था। न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री बनता है जो वुमेन्स को वोटिंग राइट है वो रिकॉग्नाइज करता है। वुमेन्स को वोटिंग राइट फर्स्ट किस कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए? न्यूजीलैंड के द्वारा। और इंडिया के अंदर अगर हम रीड करें तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम आप देखिए कि जो फ्रेंचाइजी जो यहाँ पे वोटिंग राइट है वो दिए जाते थे, जिसके अंदर में वुमेन्स हैं उनको इंक्लूड है वो किया गया था 1935 एक्ट के थ्रू में। तो ये बेसिक्स था जिसको हमने रिवाइज किया। आप इनको बार बार रिवाइज किया कीजिए, क्योंकि जो SIR है, जो वोटिंग प्रोसेस है, वो इस साल न्यूज के अंदर में है। तो हो सके कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बेसिक्स है वो जरूर से पता होना चाहिए। एक यहाँ पे वोट के बारे में मेंशन है, तो एक आपको ये और बेसिक पता होना चाहिए कि जो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1989 के समय में, उसके थ्रू आप देखिए कि हमारी कंट्री में जो राइट टू वोट है, जो उसका वोटिंग का जो एज है उसको रिड्यूस किया गया था। पहले 21 ईयर्स से वो मिनिमम एज हुआ करता था, जिसको रिड्यूस करते हुए कितना कर दिया गया? 18 ईयर्स से वो कर दिया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म्स जो हैं हमारे, जिनके रिगार्डिंग में जो वर्कर्स हुआ करते हैं, चाहे वो गिग वर्कर हों या प्लेटफॉर्म वर्कर हों, उनकी रिगार्डिंग में आप देखिए कि लेबर मिनिस्ट्री ने इंटरवेन है वो किया है। ई कॉमर्स साइट्स को कुछ यहाँ पे डायरेक्शन है वो इशू किए गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रेज होता है कि लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा क्यों यहाँ पे इंटरवेन है वो किया गया? स्टूडेंट्स, 2025 जो अपने एंडिंग सिचुएशन के अंदर में था, तो गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक को कैरी आउट किया। 2025 के दिसंबर मंथ के समय में स्ट्राइक है वो किया गया था, किनके द्वारा? गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के द्वारा। अब ये स्ट्राइक है वो क्यों किया गया था कि कुछ प्लेटफॉर्म्स के वहाँ पे 10 मिनट के अंदर में जो डिलीवरी सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये जो 10 मिनट का जो डिलीवरी सिस्टम है, इनका जो जो डिग्निफाइड वर्क का जो कंडीशन होना चाहिए उसको आप देखिए कि वायलेट करता है, उसको ये हार्म करता है। इस तरीके से हार्म करता है स्टूडेंट्स। ऐसी कंडीशन के अंदर में जो भी पर्सन है जो डिलीवरी बॉय के रूप से काम करता है, डिलीवरी वुमेन के रूप से जो काम करता है, वो एक्सीडेंट के लिए प्रोन है कि उनका एक्सीडेंट है वो हो सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। उनको हेल्थ इश्यू हैं वो भी हो सकते हैं। हेल्थ इश्यू किस तरीके से हो सकते हैं स्टूडेंट्स? मेंटल स्ट्रेस का कंडीशन में वो रहा करते हैं। लेकिन आप देखिए कि हेल्थ इश्यू इस वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस है, और भी काफ़ी सारे वेज हैं जिसके थ्रू उनको हेल्थ के जो कंसर्न्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। सेकंड स्टूडेंट्स, इनका जो वर्किंग कंडीशन है उसको अनसेफ है वो बताया गया था कि हमारा अनसेफ वर्किंग कंडीशन है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन है। डेंजरस, जो रोड के ऊपर में जो ड्राइविंग का जो बिहेवियर है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे रोड्स का जो कंडीशन है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इन्होंने स्ट्राइक किया था। एक पॉइंट ये भी रखा था कि जो 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम है इसको यहाँ पे एंड है वो किया जाए। अब स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा इस वजह से भी इंटरवेन किया गया है कि अभी रिसेंटली हमने जो लेबर के जो लॉज हैं उनको कोडिफाई है वो किया था। कोडिफाई किया गया 4 कोड्स के अंदर में, और इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो स्पेशली जो सोशल सिक्योरिटी का जो कोड है, स्पेशली सोशल सिक्योरिटी का जो कोड है, वो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है। सोशल सिक्योरिटी का जो कोड है, क्या यहाँ पे इनको सोशल सिक्योरिटी भी दिया गया है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनके नंबर्स इंक्रीजिंग सिचुएशन में हैं। हमारा जो नीति आयोग का रिपोर्ट बताता है कि 2019 और 20 के समय में जो गिग वर्कर्स हैं उनका जो संख्या है वो 7.7 मिलियन के आसपास हुआ करता था। 7.7 मिलियन के आसपास गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं वो हुआ करते थे। जो आने वाले समय में 2029-30 के समय ये जो संख्या है वो 23.5 मिलियन के आसपास होगा। 23.5 मिलियन के आसपास ये संख्या होगा आने वाले 2029 और 30 के समय में। तो आप देखिए कि नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयर्स, जो यहाँ पे पर्सन है जो इस वर्क के अंदर में इंगेज हैं, उनका संख्या है वो इंक्रीज होगा। लेबर मिनिस्ट्री का इंटरवेंशन जरूरी था यहाँ पे, इतना लार्जर नंबर के अंदर में जो पर्सन इंगेज हैं उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में। तो ये हमने बेसिक यहाँ पे रीड किया, इंटरवेन किया गया है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। ये पॉइंट्स जो डाटाज हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के बारे में है।
और पंजाब के अंदर में जो सेलिब्रेट किया जाता है बोन फायर जिसके अंदर में कैरी आउट होता है, लोहड़ी का जो फेस्टिवल है उसके बारे में मेंशन है कि लोहड़ी का फेस्टिवल जो मिड विंटर का एक फेस्टिवल हुआ करता है और इसके साथ ही माना जाता है कि जो विंटर का जो समय है उसके अंदर में आप देखिए कि डिपार्चर है वो यहाँ पे हुआ है। जो विंटर का सीजन है वो एंडिंग सिचुएशन में है अभी यहाँ पे। और इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप से भी कंसीडर है वो किया करते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी इसको बताया करते हैं। स्टूडेंट्स इसी के साथ में आपको आप देखिए कि मकर संक्रांति का भी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर में, लार्जर नंबर्स में मकर संक्रांति है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मकर संक्रांति के थ्रू जो सन का जो मूवमेंट है उसको भी ऑब्जर्व करना, आप भी यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि प्रेजेंट समय में सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे यहाँ पे डायरेक्शन का जो एक इंडिकेशन है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट है। प्रेजेंट समय में आपको जो सन का जो राइजिंग है वो इस पार्ट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये सदर्न पार्ट है। फिर आप देखिए कि जो सन है वो ईस्ट पार्ट से राइज करता है। अब धीरे धीरे जो सन का जो मूवमेंट है वो इस साइड के अंदर में आपको मिलेगा कि नॉर्दर्न पार्ट के लिए उसका मूवमेंट है वो शिफ्ट होगा डे बाई डे बेसिस के ऊपर में। और जो 21 जून का जब समय रहेगा वो तो कम्प्लीटली आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में वो देखने के लिए मिलता है। तो इसको सन की मूवमेंट को यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि सन जो उत्तर की तरफ जब मूवमेंट करता है तो इसी वजह से इस फेस्टिवल को काफ़ी बार उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं, स्पेशली गुजरात के अंदर में। वैसे क्या क्या सन मूवमेंट किया करता है या अर्थ का यहाँ पे जो अर्थ सन को जो राउंड करता है उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होता है। आप देखिए कि सन तो वैसे सोलार सिस्टम के अंदर तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे जिस तरीके से बिलीफ है कि सन का मूवमेंट हुआ करता है उस वजह से इसको उत्तरायण का जो नाम है वो दिया गया है। मकर संक्रांति इसको रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर में सेलिब्रेट करते हैं, कहीं पे इसको मागी फेस्टिवल के रूप से, क्योंकि माघ का जो मंथ है उस दौरान में ये आया करता है, तो मागी फेस्टिवल के रूप से भी इसका ऑब्जर्वेशन है वो हुआ करता है। पंजाब के यहाँ पे सेलिब्रेशन के दौरान में आप देखिए कि गिद्दा नाम का एक डांस है उसको परफॉर्म किया जाता है। गिद्दा नाम का डांस है जो कि वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मेल्स के द्वारा जो भंगड़ा है वो यहाँ पे परफॉर्म है वो हुआ करता है। अदर पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में और कौन कौन सा फेस्टिवल इस दौरान में सेलिब्रेट होता है, एक आप देखिए कि आपको भोगी फेस्टिवल है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको मिलेगा, भोगी नाम का फेस्टिवल है जो सदर्न इंडिया के अंदर में है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु के अंदर में है, पोंगल जो है वो कहाँ पे है, वो तमिलनाडु के वहाँ पे है। नेक्स्ट आप देखिए कि माघ बिहू है आसाम के वहाँ पे इस फेस्टिवल के दौरान में माघ बिहू का सेलिब्रेशन हुआ करता है, माघ बिहू है। तो स्टूडेंट्स आपको उत्तरायण है वो गुजरात के अंदर में मिलता है, जो उत्तरायण है वो आपको गुजरात के अंदर में मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको सबरीमाला का जो टेम्पल है जो केरल के वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे आप देखिए कि मकर विलाकू नाम से एक फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हुआ करता है, मकर विलाकू के नाम से फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है वो हुआ करता है सबरीमाला टेम्पल के वहाँ टेम्पल। ये तो फेस्टिवल्स के बारे में हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईरान के पर्सपेक्टिव से है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा ईरान के वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे जो पर्सन है उनको कहा है कि आपके द्वारा इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर करना चाहिए और उनको सपोर्ट, वन काइंड ऑफ जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया गया है। स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली ईरान की सिचुएशन के बारे में हुआ। ईरान के बारे में उन्होंने एक और मेंशन किया है कि कोई भी कंट्री अगर ईरान के साथ में ट्रेड को कैरी आउट करेगा, कोई भी कंट्री ईरान के साथ में ट्रेड को कैरी आउट करेगा और यूएस के लिए अपना एक्सपोर्ट को सेंड करेगा तो एडिशनल जो 25% का टैरिफ है वो यहाँ पे उनके अगेंस्ट में इम्पोज है वो रहेगा, उनके अगेंस्ट में 25% का टैरिफ है वो लगाया जाएगा। अब हम इस न्यूज को इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रीड करेंगे क्योंकि इकोनॉमी का जो पेज है और एक और पेज है जहाँ पे ये न्यूज है वो मेंशन था कि इंडिया ईरान को कैसे यहाँ पे कंसिडर है वो करता है कि इंडिया को लार्जर वे के अंदर में इम्पैक्ट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से और सेकंड आप देखिए कि जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो जियो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है। तो आप देखिए कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंडिया का जो लार्जर इम्पैक्ट है वो नहीं रहेगा क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 2019 से अपना जो ट्रेड है उसको कट किया है। 2019 के समय जो सैंक्शंस लगे थे ईरान के अगेंस्ट में तो हमने अपना जो ऑयल इंपोर्ट है उसको भी यहाँ पे रिड्यूस किया है और ओवरऑल जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता है ईरान के लिए वो आप देखिए कि 0.26% है जो कि
764 मिलियन के आसपास है। तो 0.26% यहाँ पे एक्सपोर्ट का पार्ट होना, इंडिया का एक्सपोर्ट होना, 1.1% हम ईरान का जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूट किया करते हैं कि इंडिया ईरान से कुछ थिंग्स हैं जो कि इंडिया के लिए आया करते हैं। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल ऑलरेडी हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे डिक्लाइन है, वो है ईरान के साथ में। कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता है, 0.26% है वो कुछ पार्ट्स के अंदर में हुआ करता है, जैसे कि हमारे जो बासमती राइस है, जैसे कि हमारे बासमती राइस है। बासमती राइस के लिए आप देखिए कि ये जो जो जहाँ पे बिरयानी ज़्यादा बनता हो, जहाँ ये जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं हमारे बासमती राइस के मेजरली एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो बासमती राइस के अलावा स्टूडेंट टी है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, टी को हम एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल को एक्सपोर्ट किया करते हैं, और जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनको यहाँ पे एक्सपोर्ट है वो करते हैं ईरान के लिए। तो इन एरियाज में कुछ कंसर्न है वो हो सकता है। हमने ऑलरेडी 2019 के बाद में अपना जो ट्रेड है उसको डिक्लाइन किया है। राइस के जो फार्मर्स हैं जिन्होंने ईरान के वहाँ पे एक्सपोर्ट किया, तो इस कंडीशन में उन्होंने अपना जो पेमेंट के रिगार्डिंग में जो मिनिस्ट्री है कॉमर्स उससे रिक्वेस्ट किया है, तो उसके बारे में भी ये मेंशन है। और बासमती राइस हमारा लार्जर एक्सपोर्ट हुआ करता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब जियो पॉलिटिक्स के बारे में हम रीड करते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर में ईरान का जो सिचुएशन है, इंडिया और ईरान का जो सिचुएशन है वो कैसा है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो ईरान के जो लीडर हैं, ईरान के स्पेशली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के लिए आने वाले थे। तो अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसकी वजह से हो सकता है विजिट है उसके अंदर में डिले हो। सेकंड, इंडिया आप देखिए कि अपने जो ईरान के साथ में रिलेशंस है उसके रिन्यूअल सिचुएशन के अंदर में था। जैसे कि हमने हमारा शाहबार पोर्ट के वहाँ पे जो प्रेजेंस है, जैसे कि हमारा शाहबार पोर्ट के वहाँ पे जो प्रेजेंस है उसको हमने हमने ब्रोडन है वो करने का कोशिश किया था, कि जिससे कि हम सेंट्रल एशिया हैं, तालिबान का जो अथॉरिटी है अफगानिस्तान में जिसको हम रिकॉग्नाइज तो नहीं करते हैं बट हमारे रिलेशंस बूस्ट हुए हैं। तो चाबार पोर्ट को यहाँ पे मोर ब्रॉडन पार्टनरशिप किया जाए, जिससे कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान में जो तालिबान का रूल है इनके साथ में अपना जो एक्सपोर्ट को यहाँ पे कर सकें। सेकंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ब्रिक्स के रिगार्डिंग में है, ब्रिक्स के अंदर में आप देखिए कि ईरान को जो मेंबरशिप है वो दिया गया है। जब 2023 के समय में ब्रिक्स का जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका के अंदर में। जब साउथ अफ्रीका के वहाँ पे मीटिंग हुआ था तो आप देखिए उस दौरान में इसका मेंबरशिप है उसको एक्सपेंड किया गया, और कुछ कंट्रीज को यहाँ पे मेंबरशिप मिला, जिसमें सऊदी अरेबिया ने भी अभी तक ऑफिशियली नहीं ज्वाइन किया, और अर्जेंटीना ने आप देखिए कुछ इन्विटेशन को डिक्लाइन है वो कर दिया है। तो नए कंट्रीज कौन यहाँ पे बने हैं, एक तो आप देखिए कि ईरान यहाँ पे मेंबर बना है। ईरान के अलावा स्टूडेंट्स इजिप्ट यहाँ पे मेंबर है, ईरान के अलावा इजिप्ट यहाँ पे मेंबर है। तो स्टूडेंट्स इथोपिया है, इथोपिया जहाँ पे हमारे लीडर विजिट के लिए गए थे, और यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये 4 अदर कंट्रीज हैं जो यहाँ पे मेंबरशिप जिनको मिला है। 5 जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी इसके पार्ट हैं, वो हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स अब इनको मेंबरशिप मिला है। 2026 के समय इंडिया को ही ब्रिक्स का समिट को ऑर्गेनाइज करना है। तो इस कंडीशन के अंदर में वन काइंड ऑफ प्रेशर है, एक रिन्यूड प्रेशर इंडिया के ऊपर में क्रिएट हुआ है कि उस दौरान में ईरान के जो लीडर हैं उनका इंडिया के अंदर में विजिट होगा। तो उसको किस तरीके से इंडिया डील करता है इस जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टिनिटी का सिचुएशन है उस दौरान। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे एक पेटिशन है वो फाइल हुआ था। पेटिशन किसके द्वारा फाइल किया गया, एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब इस एनजीओ ने किस पेटिशन को फाइल किया है कि जो सेक्शन 17A है, सेक्शन 17A है किसके अंदर में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर में, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के। ये सेक्शन 17A है वो क्या बोलता है, जिसको कि इंसर्ट किया गया था, इस सेक्शन को इंक्लूड किया गया था 2018 के समय में। ओरिजिनल एक्ट का ये पार्ट नहीं होता था। एक्ट करते हुए आप देखिए इंक्लूड करते हुए कहा गया कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट है, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर इन्वेस्टिगेट करना है, पब्लिक सर्वेंट को अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है,
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का यहाँ पे अप्रूवल है वो होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे आप देखिए कि सर्वेंट्स का जो हरेसमेंट है उसको रोका जा सके। बट इसको जो सुप्रीम कोर्ट का 2 जज बेंच है उसने एक एक जज ने तो आप देखिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, एक जो जज हैं उनके द्वारा इसको इसके अप्रूवल और रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग में लोकपाल और लोकायुक्त का रिकमेंडेशन होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव से। और कहा है कि ये जो जो यहाँ पे ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनके वर्किंग कंडीशन में उनको ये वन काइंड ऑफ आप देखिए कि सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो ये प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स इस तरीके से स्प्लिट वे के अंदर में जो पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर में जो इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन आया है, तो इसका फ्यूचर के अंदर में अब यहाँ पे क्या होगा। जो केस है उसको सीजीआई को रेफर किया गया। अब यहाँ पे सीजीआई जो है वो एक 3 जज बेंच है उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और 3 जज बेंच है वो यहाँ पे डिसीजन है उसको डिलीवर करेगा। 3 जजेस का जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा, वो यहाँ पे डिसीजन को डिलीवर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है वो आप देखिए कि समय समय पे जिस तरीके से कोई सिक्योरिटी का यहाँ पे थ्रेट कंडीशन है या समय समय पे सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ वर्क को कैरी आउट करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ एनेक्सिटी है उसको बताया गया है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा पुलिस फोर्स के द्वारा जो वहाँ पे रिलीजियस प्लेस है मॉस्क हैं उनके अंदर में आप देखिए कि प्रोफाइलिंग किया गया है कि कौन पर्सन है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो एक कॉमन रूटीन है जो सिक्योरिटी फोर्स किसी भी तरीके के थ्रेट को डील करने के लिए कैरी आउट है वो करते हैं। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका लिंक मिला है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, किसी ना किसी तरीके से एंटी इंडिया सेंटीमेंट को कैरी करने वाले लोग हैं उनके साथ में उनका आप देखिए कि कनेक्टिविटी है, तो उसकी बेसिस के ऊपर में उनको सर्विस से रिमूव है वो किया गया है। आपको क्या पता होना चाहिए, आर्टिकल के बारे में आपको जानकारी होना। ये आर्टिकल जो 311 है, आर्टिकल 311 है उसके थ्रू आप देखिए कि इनका यहाँ पे रिमूवल है वो हुआ है। आर्टिकल 311 के थ्रू एलजी के द्वारा इनको रिमूव किया गया, कोई भी डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी है वो नहीं हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेज का जो रिपोर्ट्स है उसके ऊपर में ये वर्क है वो देखने के लिए मिला। आर्टिकल आपको पता है। इसके अलावा आप देखिए इसी का जो जो नियर नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 312 वो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में है, जो कि आप सिविल सर्विस जिस आईएएस सर्विस के लिए आप प्रिपेयर करते हो ऑल इंडिया सर्विस का वो पार्ट है। स्टूडेंट्स हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक नोटिफाई किया गया है कि जो ऑफिशियल जो डिस्कशन है ऑफिशियल जो लेटर्स हैं उसके अंदर में जो हरिजन वर्ड है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनका यूज यहाँ पे ना हो। हम यहाँ पे हरिजन वर्ड के बारे में रीड करेंगे। हरिजन वर्ड आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, हरिजन वर्ड का जो डिफाइन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इन वर्ड्स का यूज है वो नहीं करता है। इस वर्ड का जो कोइन है, वैसे तो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर में नरसिंह मेहता नाम के एक जो एक पर्सन हुआ करते थे गुजरात के अंदर में, उनके द्वारा इसको कोइन है वो किया गया था कि हरिजन मीन्स कि वो पर्सन जो कि गॉड के आप देखिए कि प्रिय हैं, गॉड के डियर जो पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे हरिजन के रूप से डिफाइन किया जाता है। एम के गांधी इस वर्ड को पॉपुलराइज करते हैं 1932 के समय में, जब वो यारवड़ा जेल के वहाँ पे हुआ करते हैं, और उस समय आप देखिए कि एम के गांधी हैं उनके द्वारा इसको 1932 के समय पॉपुलराइज है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1933 के समय वो एक जनरल को भी स्टार्ट करते हैं, 1933 के समय में वो एक जनरल को भी स्टार्ट करते हैं, हरिजन उनका एक जनरल हुआ करता था जिसने कि आप देखिए कि यंग इंडिया नाम का जो जनरल है उसको रिप्लेस किया था। जो एम के गांधी का जो यंग इंडिया जनरल था उसको रिप्लेस किसके द्वारा किया गया, हरिजन नाम का जो जनरल है उसके द्वारा। तो ये बेसिकली आप देखिए कि हमने हरिजन वर्ड के बारे में रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तराखंड के, वहाँ पे जो वैली ऑफ द फ्लावर है जो नेशनल पार्क है, वहाँ पे आप देखिए कि फॉरेस्ट फायर का सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। अब फॉरेस्ट फायर फर्स्ट टाइम अब फर्स्ट आपके लिए क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर है वो क्यों हुआ होगा। विंटर का समय है, फॉरेस्ट फायर का कंडीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राई सीजन में लार्जर वे में आपको फायर देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स इस साल आप देखिए कि जो स्नोफॉल है वो काफ़ी कम हुआ है, हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पे जिस तरीके से होना चाहिए उस एरियाज के अंदर में स्नोफॉल, तो स्नोफॉल में डिक्लाइन होना, यहाँ पे जो ड्राई कंडीशन है वो होना, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ये सिचुएशन होना, तो ये कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से फायर का ये इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला।
सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3300 के आसपास इसका एल्टीट्यूड बताया गया है। 3300 मीटर का एल्टीट्यूड होने की वजह से अब देखिए कि यहाँ पे जो फायर के रिगार्डिंग में उसको डील करने का भी एक डिफिकल्ट टास्क है वो क्रिएट हुआ। तो स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट टास्क है, तो इंडियन एयरफोर्स है उससे हेल्प मांगा गया जिससे कि इस फायर को डील है वो किया जा सके। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो वैली ऑफ द फ्लावर जो नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो आप देखिए कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। चमोली डिस्ट्रिक्ट के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे 300 के आसपास फ्लावर्स का जो वेराइटी, सॉरी 600 के आसपास यहाँ पे फ्लावर्स का जो वेराइटी है वो पाया जाता है, जो कि एल्पाइन जो फ्लावर्स हैं वो भी यहाँ पे हुआ करते हैं। पाइन फ्लावर्स हैं वो भी यहाँ पे हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि ये हमने जो फ्लावर्स के बारे में देखा, फायर के इंसिडेंट के बारे में देखा। ये जो वैली ऑफ द फ्लावर है ये हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को का काफ़ी सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि नेचुरल कैटेगरी के अंदर में हुआ करती हैं, तो यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो स्टूडेंट्स अब एक बेसिक को रिवाइज करेंगे कि उत्तराखंड में नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं, और हमारे यहाँ पे जो यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट्स हैं जो नेचुरल कैटेगरी के अंदर में हैं वो कौन कौन सी हैं। उत्तराखंड के अंदर में 6 नेशनल पार्क हैं, टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि टाइगर्स की वजह से जाना करते हैं जिसको हम। फिर आप देखिए कि नंदा देवी है, आप देखिए कि नंदा देवी नेशनल पार्क है। वैली ऑफ द फ्लावर नेशनल पार्क है, ये नियर बाई एरियाज के अंदर ही सिचुएटेड है, वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर से। फिर गंगोत्री नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है। तो स्टूडेंट्स आपको राजा जी नेशनल पार्क है वो मिलेगा, राजा जी। तो एक बार फिर से रिवाइज करें, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ द फ्लावर, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, ये 6 नेशनल पार्क हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि वैली ऑफ द फ्लावर है वो यूनेस्को का हेरिटेज साइट है। तो यूनेस्को जो है वो 3 कैटेगरीज के अंदर में आप देखिए कि हेरिटेज साइट से उनको डिक्लेयर करता है। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो है, एक तो कल्चरल साइट होना चाहिए, कल्चरल साइट होना चाहिए, एक नेचुरल कैटेगरी में होना चाहिए, नेचुरल कैटेगरी है, और एक यहाँ पे मिक्स कैटेगरी भी है, मिक्स कैटेगरी जिसके अंदर हमारा कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है वो मिक्स कैटेगरी के अंदर में है। तो नेचुरल के अंदर में आप देखिए कि कौन कौन सा है। नेचुरल के अंदर में हमारे यहाँ पे 8 साइट्स हैं, 8 ऐसी साइट हैं जो नेचुरल कैटेगरी में है। फर्स्ट जो साइट है वो है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जिसके रिगार्डिंग गाडगिल साहब का भी डेथ हुआ है, जो वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन की रिगार्डिंग में कमेटी है उसको भी हेड किए थे। वेस्टर्न घाट के बाद में आप देखिए कि ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है। स्टूडेंट्स काजीरंगा है, काजीरंगा जो कि आसाम के वहाँ पे है, काजीरंगा है। काजीरंगा के बाद में आप देखिए कि मानस है जो कि नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। रॉयल मानस नाम का जो पार्क है जो नेपाल के, सॉरी, भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। फिर आप देखिए कि केवला देव है जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे केवला देव है। सुंदरबन है, सुंदरबन है। नंदा देवी है, नंदा देवी है जो यहाँ पे हमने रीड किया। और वैली ऑफ द फ्लावर है, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये 8 यहाँ पे साइट्स हैं जो कि नेचुरल कैटेगरी के अंदर में यूनेस्को के वहाँ पे हेरिटेज साइट के रूप से डेजिग्नेट हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के वहाँ पे जाया करते हैं, काफ़ी बार आपको चाइल्ड अब्यूज़ के जो केस हैं कि चाइल्ड के अगेंस्ट में आप देखिए कि उनके अगेंस्ट में उन्होंने कुछ वर्बली उनको थ्रेटेंड किया है, जैसा कि हमारे यहाँ पे कॉमन अपब्रिंगिंग में जो कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती है हमारे यहाँ पे। तो वहाँ पे आप देखिए कि
एक चाइल्ड हैं जिनके पेरेंट्स के अगेंस्ट में जो उनका जो परवरिश है वो बेटर नहीं करते हैं, उनको आप देखिए कि ले जाया गया था जर्मनी के अंदर में। तो बेबी अरिहा हैं, उनकी मदर के द्वारा जर्मनी है जर्मन जर्मन लैंग्वेज है उसको सीखा गया है, जिससे कि आने वाले समय में वो उनके साथ कम्युनिकेट हैं वो कर सकें। अब स्टूडेंट्स ये जो केस है वो फर्स्ट केस नहीं है, ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में कॉमन केस हुआ करते हैं कि चाइल्ड का जो अपब्रिंगिंग है वो बेटर नहीं करते हैं जो पेरेंट्स हैं, या इंडियन पेरेंट्स को इस तरीके से उनके अगेंस्ट में जो केसेज हैं वो आपको मिलेंगे। और G20 का जब समिट हुआ था तो इंडियन पेरेंट्स का एक एसोसिएशन है, उन्होंने ये क्वेश्चन भी रेज करने के लिए कहा गया था कि इंडियन जो पेरेंट्स हैं उनको इस तरीके से टारगेट है वो ना किया जाए, कि उनके जो चाइल्ड हैं उनको किसी केयरिंग सेंटर के अंदर में सेंड है वो कर दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कुछ प्रैक्टिस के बारे में बताया, जिसको कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने जर्मन चांसलर के सामने उसको रेज भी किया है कि अब उनको वापस से उनके पेरेंट्स को जो दे देना चाहिए उस चाइल्ड को यहाँ पे। जर्मनी के जो लीडर हैं उनका इंडिया में जो विजिट हुआ उसके बारे में एक बार हम देखते हैं, ये विजिट हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आप देखिए कि हमारे और यूरोपियन यूनियन के जो टाइज हैं उसको ये बूस्ट करेगा, यूरोपियन यूनियन के साथ में जो टाइज हैं उसको ये बूस्ट है वो करेगा। सेकंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाले समय के अंदर में यूरोपियन यूनियन के जो लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के दौरान में, रिपब्लिक डे का जब सेलिब्रेशन होगा उस दौरान में। सेकंड आप देखिए कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के लिए विजिट करेंगे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समिट है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आने वाला समय है वो यूरोपियन लीडर्स के साथ में इंडियन अथॉरिटीज का एक डिस्कशन समय रहेगा। अभी हमने विजिट के दौरान में आप देखिए कि जो जर्मनी है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूरोपियन यूनियन के अंदर में, यूरोपियन यूनियन के अंदर में लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन है यहाँ पे, जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है जर्मनी। ट्रेड पार्टनर के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे और क्या पॉजिटिव थिंग है, और पॉजिटिव थिंग ये है कि हमारा जो जो बायलेटरल ट्रेड है वो 50 मिलियन का भी आप देखिए कि पासिंग सिचुएशन को है, 50 मिलियन का जो टारगेट है उसको भी पास करता है प्रेजेंट समय में। तो हमारा जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है, पीपल टू पीपल इंक्रीज हुआ है यहाँ पे जो कनेक्टिविटी। और अभी हमने डिफेंस का जो रोड मैप है उसको भी साइन किया, डिफेंस के रिगार्डिंग में जो रोड मैप है डिफेंस पार्टनरशिप है उसको यहाँ पे साइन है वो किया है। इसमें आप देखिए डिफेंस एरिया डेवलपमेंट के भी बारे में था, को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट है उसको भी मेंशन किया गया। तो स्टूडेंट्स ये मैसेज क्यों डिलीवर हुआ है, मैसेज इस वजह से डिलीवर हुआ है कि रसिया से जो हम डिफेंस प्रोडक्ट इंपोर्ट किया करते हैं, रसिया का जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो सके यहाँ पे। तो एक बैलेंस करने का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इस तरीके से बैलेंस अप्रोच कैरी आउट किया जाता है कि सभी कंट्रीज को हम यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से बैलेंस कर सकें। तो रसिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग ये जो डिसीजन है वो यहाँ पे लिया गया है, और डिफेंस के रिगार्डिंग में रोड मैप है वो हमने शेयर किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केरल के बारे में है कि केरल गवर्नमेंट ने जो मलयालम के रिगार्डिंग में एक बिल पास किया है, तो यहाँ पे जो कर्नाटका के द्वारा जो कंसर्न रेज किया गया कि कासरगोड के अंदर में जो कन्नड़ा लैंग्वेज है वो बोला करते हैं वहाँ पे पर्सन जो हैं। फिर आप देखिए कि तमिल स्पीकिंग भी एक माइनर पॉपुलेशन है वो वहाँ पे रहा करती है, जिनके द्वारा तमिल लैंग्वेज है उसका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा जो कंडीशन हुआ है, जो डिफरेंसेस आए हैं इनको कैसे रिजोल्व किया जाए, हार्मनी है उसको कैसे आप देखिए कि इंक्रीज है वो किया जाए। पहले भी बिल आया था, इन पॉइंट्स को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अब इसको डील है वो करना क्या रिगार्डिंग में आप देखिए कि इंटर स्टेट जो कोऑपरेशन है, जो इंटर स्टेट काउंसिल है जो कि डोरमेंट सिचुएशन में है, जिसका मीटिंग ईयर के अंदर में 3 टाइम्स होना चाहिए, वो मीटिंग्स नहीं होता है। तो एक डोरमेंट सिचुएशन का जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको रिवाइवल करना चाहिए, सेंटर का स्टेट के साथ में और स्टेट्स का आपस में जो कोऑपरेशन है वो यहाँ पे बूस्ट हो सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि जो सभी लैंग्वेज हैं उनको उनकी रिगार्डिंग में गुड गुड फेथ ऑफ जो कन्वर्सेशन है उसको कैरी आउट करने का जरूरत है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका यहाँ पे डिस्कस। ईरान के अंदर में जो आप देखिए कि ये जो कंडीशंस हुआ है, जो प्रोटेस्ट का सिचुएशन है, तो उसके अंदर में ईरान के कुछ पॉइंट्स बताए गए कि क्या ऐसे रीजन हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है वो किस तरीके से है, बाजार से ये जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हुआ है, बाजार के वही लोग ट्रेडर्स हैं जो 1979 के समय में ईरानियन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किए थे, और अब कैसे उनका ये मूवमेंट है देखने के लिए मिला है। इंडिया को कैसे ये इम्पैक्ट करेगा, तो इंडिया आप देखिए कि अपना एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको कैरी आउट करता है जो। तो फर्स्ट आप देखिए कि इंडिया को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा कि गल्फ के रीजन के अंदर में जो स्टेबिलिटी है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, उसको ये इम्पैक्ट है वो कर सकता है।
लेकिन हमारा वहाँ पे डायस्पोरा का प्रेजेंस है, डायस्पोरा का वहाँ पे प्रेजेंस है गल्फ के रीजन के अंदर में। तो डायस्पोरा है उसको इम्पैक्ट हो सकता है, वहाँ से रेमिटेंस के थ्रू जो पैसा भेजा जाता है उसको ये इम्पैक्ट है वो हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान के साथ में हमारे जो बेटर रिलेशन है ना है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ में जो सिक्योरिटी डील है उसको साइन किया था, और हमारी कनेक्टिविटी के लिए भी ईरान है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे हम सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ में अपना ट्रेड है उसको कैरी आउट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लू का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मेंशन है कि इंडिगो का जो रिवोल्ट होता है इंडिया में, इंडिगो जो रेबेलियन है 1859 के समय में, तो ब्लू है उसको किस तरीके से यूज, ये कल्चरली पर्सपेक्टिव से और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसको कनेक्ट है वो किया गया है। और फिर आप देखिए कि चंपारण के अंदर में भी इंडिगो जो कि ब्लू कलर ही हुआ करता था 1917 के समय में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो यहाँ पे कैरी आउट होता है जो कि नॉन वायलेंट। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि जो जो ब्लू कलर है वो मूवमेंट से फेड होता है। उसके बाद में आप देखिए कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं उनके द्वारा फिर से इस मूवमेंट का रिवाइवल है वो किया गया, उनकी उनको काफ़ी बार जो ब्लू कोट है उसके अंदर में शो है वो किया जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू को इस तरीके से कल्चरल वे के थ्रू कनेक्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो अर्बन जो स्मॉल टाउन्स हैं जो कि अर्बन सेंटर्स के रूप से इमर्ज हुए हैं उनके बारे में है कि नंबर ऑफ अर्बन एरियाज हैं जो इंक्रीजिंग सिचुएशन में है, पीपल्स का भी माइग्रेशन है रूरल से अर्बन के लिए। तो अब क्या करना चाहिए, हमारे हर एक अर्बन सेंटर है वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी के रूप से डेवलप हो, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो यहाँ पे डेवलप हो इन अर्बन एरियाज के अंदर में। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे ये बताया गया कि जो अर्बन सेंटर्स हैं जो स्मॉलर टाउन्स है जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है, चाहे ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, उनको भी यहाँ पे होना चाहिए। बेसिक जो जो रोड जो वहाँ पे सैनिटेशन ये जो फैसिलिटीज हैं उनको भी प्रोवाइड है वो किया जाए। अमृत जो स्कीम है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि अमृत स्कीम है वो बेटर रिजल्ट्स को गेन कर सकता है अगर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर मॉनिटरिंग है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, वहाँ पे चाइना से जो हमारा जो जो कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है, ट्रस्ट बिल्ट हुआ है, उसके बारे में मेंशन किया है आर्मी चीफ ने कि इसके अलावा आप देखिए कि जो विजिलेंस है उसका ज़रूरत है, असेंशियल विजिलेंस है उसको बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप कंटिन्यूस फेज में हैं, जो कोई भी पर्सन है जो ब्लंडर को कैरी आउट करेगा उसको आप देखिए कि यहाँ पे डील है वो किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जो स्कूल्स हैं वो बेसिक यहाँ पे हैं इक्वलिटी के रिगार्डिंग, स्कूल के अंदर में इक्वलिटी है वो होना चाहिए, स्कूल में अगर इक्वलिटी रहेगा तो सोसाइटी में इक्वलिटी है वो स्टार्ट होगा। तो स्कूल का जिस तरीके से सोसाइटी के साथ में जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि आज जो स्टूडेंट हैं कल वो इंडिया के एक कॉमन सिटीजन है वो रहेंगे, इंडिया के एक आप देखिए कि मेच्योर जो पर्सन है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट को भी डिसाइड करेंगे, जो सिविक सेंस है उसको भी डिसाइड करेंगे, तो स्कूल का जो बेसिक्स है वो बताया गया है। फिर स्टूडेंट डिजिटल अरेस्ट के बारे में है कि डिजिटल अरेस्ट के अंदर में आप देखिए कि जो एक इंटर डिपार्टमेंटल पैनल का कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म है वो किया है, जिससे कि मैक्सिमम इन केसेज का जो इम्पैक्ट है उसको डील है वो किया जा सके। इंसेक्ट्स का जो हमारे यहाँ पे एक एक प्रोसेस हुआ करता था, इंसेक्ट्स को जो एडिबल है, एडिबल सिचुएशन में इंसेक्ट्स को खाया जाता था, तो आप देखिए कि इसका जो एक्सेप्टेंस है, ये जो प्रोसेस है वो डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन किस वजह से हुआ, नए अर्बन एरियाज यहाँ पे इमर्ज हुए हैं, इस प्रैक्टिस के बारे में किसी को भी नहीं पता है, ये प्रैक्टिस हुआ करती थी। और जो इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर में रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, विटामिन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसके बारे में बताया गया। हमारे यहाँ पे कंट्री में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इनका जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलता है, समय के साथ में वो डिक्लाइन जरूर से हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जिस तरीके से आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज का इश्यू है, क्लाइमेट चेंज के अंदर में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हुआ है, उसको कंसर्न्स हैं। तो क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन के अंदर में जो इंसेक्ट्स का जो कंज्यूम करना, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, उस कंडीशन को आप देखिए कि उसका एक अल्टरनेटिव इमर्ज है वो हो सकता है, उसके बारे में ये मेंशन किया गया। म्यांमार के वहाँ पे जो मिलिट्री का जो प्रॉक्सी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने मैक्सिमम सीट्स के ऊपर अपना विक्ट्री है उसको अचीव किया गया। और आप देखिए अल्टीमेट एम यही है कि म्यांमार के अंदर में जो बेसिकली जो यहाँ पे जो मिलिट्री है अपना रूल है उसको लेजिटिमेट है वो करवा सके। फार राइट के एक पॉलिटिशियन है, उन्हें मिसयूज ऑफ फंड के बारे में है, फ्रांस के अंदर में एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है।
रिपब्लिकन एक कांग्रेसमैन है जिन्होंने एक बिल को प्रेजेंट किया है। बिल के अंदर में आप देखिए कि जो ग्रीनलैंड का एरिया है जिसको कि 51st जो 51 स्टेट के रूप से यहाँ पे बताया गया। स्टूडेंट्स यूएस फोर्स के एक ऑपरेशन के बारे में मेंशन है, वो भी एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें गजा स्ट्रिप के बारे में, यूएन का मेंशन है कि 100 के आसपास जो चिल्ड्रन है वो डेथ हो चुका है, उनको किल किया गया है। जब जब से सीज फायर एग्जिस्टेंस में आया है, ये शो करता है कि कंटिन्यूस वहाँ पे वायलेंस का सिचुएशन है। और ईरान के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।